अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, वो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्लांट। अभी देखो जो शिप्स वगैरह होती हैं उसमें बंकर ऑयल यूज करते हैं और उनको बनाते हैं कन्वेंशनल मेथड के थ्रू, मतलब जो आपकी नेचुरल गैस है उसका यूज कर लिया, वही मिथेन वगैरह एक्सट्रैक्ट करके उससे। देन आपकी सिन गैस होती है जिसको कोल गैसिफिकेशन वगैरह से डेवलप करते हैं। तो बोला गया कि अब क्या करना है, वो जो बंकर ऑयल यूज कर रहे हैं शिपिंग में, तो मतलब मरीन इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और शिपिंग के केस में यानी कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया ने नेट जीरो एमिशन कब का रखा है, 2070 नेट जीरो एमिशन। वैसे मैरीटाइम रीजन में इंटरनेशनली ये टारगेट रखा गया है 2050 का। तो अगर ये आ जाए ना स्टेटमेंट की मैरीटाइम रीजन के अंदर जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो 2050 है, वो बिल्कुल ठीक है। 2070 तो इंडिया का है, वो इंडिया ने अपने लिए बोला है कि हम नेट जीरो एमिटर हो जाएंगे बाय 2070। पर अगर 2050 ईयर बोल रही हूँ तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो बाकी कंट्रीज भी फॉलो करने की ट्राई कर रही हैं उन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक पौधा आपको दिखाई देगा जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है और इसका नाम है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। और ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। अब नाम से पता लग रहा है एलियन बोला तो बाहर से आया है, ठीक है, और बोला साथ में इन्वेजिव। इन्वेजिव है तो मतलब जो नेटिव स्पीशी थी उसको ये खा गया और खुद ही सब जगह पे स्प्रेड कर रहा है। और ये जो स्पीशी है ना 1920 में ब्रिटिशर लेके आए थे और ये मैक्सिकन ओरिजिन की स्पीशी है, मतलब मैक्सिको वगैरह की साइड में ये ज्यादा ग्रो करती थी। तो ये थी नहीं, आज भी करती है, पर वहां की नेटिव स्पीशी है, वहां के लिए खतरा नहीं है। 1920 में ये लेके आए दिल्ली। दिल्ली क्यों लेके आए, ताकि यहाँ थोड़ी ग्रीनरी को भी प्रमोट करा जा सके। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हुई थी दिल्ली से। अभी याद आया कल आग भी लगी थी वहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, देखा वो आपने? एक अभी हीट वेव्स चल रही हैं, एसी से आग शुरू हुई फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर और फिर वो आगे आगे फैलती गई, 9 लोग तो उसमें मर चुके हैं, ठीक है। हाँ वही चीज है, चलो ठीक है। ये हीट वेव की भी प्रॉब्लम ही है, पावर ग्रिड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, प्लस जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। जबलपुर वाला ट्रेजिडी वो भी देख लिया, उसमें आज 2 और डेड बॉडीज मिली हैं, अभी वो क्रूज पलट गया था ना वहां पे। चलो ठीक है, अब आ जाओ इन्वेजिव एलियन स्पीशी के ऊपर। तो 1920s में जो ब्रिटिशर थे वो इस एलियन स्पीशी को लेके आते हैं फ्रॉम मैक्सिको टू इंडिया। मैक्सिकन ओरिजिन की स्पीशी थी तो इंडिया के लिए तो नेटिव नहीं हुई। अब इंडिया में ये नेटिव नहीं थी तो इसने अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर दी इंडिया के अंदर। पर ये ऐसा नहीं था जैसे जब लेके आए तभी इसने डोमिनेंस क्रिएट कर दी, नहीं। पहले 1920 में ये ग्रीनरी प्रमोट कर रहे थे, मतलब बढ़िया, थोड़ा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो इस एरिया में ग्रीनरी प्रमोट करवाते हैं। पर फिर हुआ क्या, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और 1961 के आसपास गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी इसको ले आते हैं कि हमारे एरिया में सॉल्ट डेजर्ट बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान वाली सिचुएशन है, हमारे पास भी कुछ ग्रीनरी वाली आइटम्स हो जाएंगी। तो वो भी किसको ले आते हैं, इसी प्रोसोपिस जूली फ्लोरा को। अब जब ये लेके आए तो वहां पे पास में ये ग्रासलैंड है कच्छ वाले रीजन में, कौन सा, बनी ग्रासलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, BANNI। अब ये जो ग्रासलैंड है ये बिल्कुल ग्रासलैंड बोला ना तो पेड़ नहीं आपको वहां पे दिखेंगे, थोड़ी बहुत घास फूस वहां पे दिखेगी, पर साइड में अगर डेजर्ट है तो वो डेजर्ट ज्यादा फैलेगा ज्यादा स्पीड के साथ। तो वहां पे ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ले आते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, वो ग्रासलैंड में भी आपको ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन किसकी दिखेगी, इसी इन्वेजिव एलियन स्पीशी की। इन्वेजिव एलियन स्पीशी को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, IAS। तो ऐसे कंफ्यूज मत करना, इन्वेजिव एलियन स्पीशी की बात हो रही है ये भी। अब इसी वजह से यहाँ पे बोला कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने ये काम करते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा कि पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे, यूज करना शुरू कर दिया, कई जगह पे कंपल्शन कर दी। जो हमारे बंकर ऑयल है शिपिंग में स्पेशली जो यूज होते हैं उसको अब ग्रीन मिथेनॉल के साथ रिप्लेस करेंगे। इसकी एडवांटेजेस भी रहेंगी। एडवांटेज नंबर 1 कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 95% तक रिड्यूस करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या जितने भी पर्टिकुलेट मैटर बाकी ऑयल से निकल के आते हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट करने की ट्राई करी जाएगी। तो इसी वजह से अकेला मिथेनॉल नहीं बोला, इसको बोला ग्रीन मिथेनॉल, कि ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल रहने वाला है। ग्रीन वर्ड जब भी यूज हुआ तो सस्टेनेबिलिटी को वो दिखा रहा है, कलर का वहां पे कोई रोल नहीं होता, तो ग्रीन रिप्रेजेंट सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो इंडिया का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट है ये कच्छ के सबसे इन्वेजिव वीड को मरीन फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ऐसे मत सोचना ये मिथेनॉल एकदम से हमारे व्हीकल्स के लिए आ जाएगा, यहाँ लिखा है कंडीशन, मरीन फ्यूल के लिए इसको यूज करा जाएगा। जो बंकर ऑयल है उसको रिप्लेस करेगा, जिसे पहले आप कन्वेंशनल मेथड से डेवलप कर रहे थे उसे अब इस ग्रीन मिथेनॉल के साथ रिप्लेस करेंगे। और इससे होगा क्या, जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री इतना ज्यादा एमिशन करती है वो भी किसकी तरफ जा रही है, अब ग्रीन फ्यूल की तरफ। उनको जो प्रोडक्शन पहले करनी पड़ रही थी वो फॉसिल फ्यूल का यूज करके करनी पड़ रही थी, अब वो भी क्या देख रहे हैं कि इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं।
प्लस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को दिखाना पड़ता है ना हम क्या एफर्ट डाल रहे हैं मैरीटाइम रीजन के अंदर कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो एक एग्जांपल ग्रीन मिथेनॉल आप ऐड ऑन करोगे। अब प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, ये जो शुरू में आपने देखा प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, इसकी ना जो रूट्स होती हैं काफी ज्यादा डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब जब डीपली जाएंगी तो स्ट्रांग होंगी तो आसपास की जो नेटिव स्पीशी है उनके लिए जगह नहीं रखती, इसी वजह से उनको उखाड़ के साइड में करती हैं ये कि मैंने यहाँ पे रुकना है, मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं। प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा मैक्सिकन ओरिजिन का ये श्रब या ट्री, दोनों ही टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं। अब लोकल नेम्स इसमें आ जाते हैं, गुजरात और कच्छ या सौराष्ट्र वाला जो एरिया है ये गांडो बावल इसको बोलते हैं। विलायती कीकर ये नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। वेली कथन तमिलनाडु में बोला जाता है। और वर्ल्ड के जो टॉप 100 इन्वेजिव एलियन स्पीशी हैं उसमें एक प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा का नाम भी आता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इन्वेजिव है नेचर में, पूरे वर्ल्ड की बात करिए यहाँ पे 100 स्पीशी इंट्रोड्यूस। बस अब इंडिया की जो स्टोरी है कैसे ये आया, तो 1920 में ब्रिटिश इसको लेके आए थे टू दिल्ली ताकि ग्रीनरी को प्रमोट करें। 1961 में गुजरात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने देखा कि डेजर्ट वाली जो कंडीशन है बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा को लगा देते हैं। इन्होंने लगा दिया पर इससे इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा है। एरिड और जो सेमी एरिड एरिया था वहां पे तो ये फैला, प्लस जो बनी ग्रासलैंड वाला एरिया है वहां की जो लोकल इकोसिस्टम था या लोकल जो बायोडाइवर्सिटी थी फ्लोरा की, प्लांट्स की, उसको इसने बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करा। तो अब इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए ही ये एक मेथड लेके आते हैं कि इसको एक काम करते हैं ग्रीन मिथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इन्वेजिव क्यों है, नाम से पता लग रहा है इन्वेजिव, बहुत फास्ट ग्रो करता है और इसका जो रूट सिस्टम है काफी डीप है और शायद उतना वो जो नेचुरली वहां पे इकोसिस्टम था हमारा, फ्लोरा जहां पे रह रही थी, फ्लोरा मतलब प्लांट जो वहां पे रह रहे थे, उनका उतना ज्यादा डीप पेनिट्रेशन सिस्टम रूट्स का नहीं था, तो उनको ये कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देता है। और ड्रॉट टॉलरेंस इसमें बहुत ज्यादा है, पानी की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादातर इन्वेजिव एलियन स्पीशी में आप एक फैक्टर देखते हो कि अगर जैसी मर्जी हार्श कंडीशन आ जाए वहां पे ये अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। सीड डिस्पर्सल बहुत रैपिड होता है, सीड निकलेगा अगला प्लांट वहां पे ग्रो करना शुरू कर देगा। एंड डिफिकल्ट टू इराडिकेट, आप कट नहीं कर सकते। सेम लंताना आप हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हो, कितनी सारी पॉलिसीज उसके लिए लेके आएंगे, टॉप डाउन अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच, की ऊपर वाले एरिया से काटना शुरू करते हैं क्योंकि नीचे वाला तो फिर टैकल हो जाएगा, हाई टेरेन पे जाने के लिए सारे रेडी नहीं होते। तो ये ज्यादातर जो इन्वेजिव एलियन स्पीशी है इनकी ये प्रॉब्लम रहती है। अभी का सिग्निफिकेंस यही है कि इसको फीड स्टॉक की फॉर्म में यूज करा जाएगा और कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्रीन मिथेनॉल। और ग्रीन मिथेनॉल प्रोजेक्ट ये चलेगा कहाँ पे, तो कांडला में, और जो पूरी अथॉरिटीज को चेक करने वाली है वो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है। अब बंकर ऑयल हैवी फ्यूल होता है जो शिप्स वगैरह में यूज करा जाता है। अब उसे जब बनाते हैं ना तो नेचुरल गैस वहां पे यूज होती है या कोल गैसिफिकेशन वाला मेथड यूज होता है। कोल गैसिफिकेशन आपको याद है, कोल होती है एंड देन मशीन होती है और यहाँ से दो प्रोडक्ट्स आती हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इनको क्या बोला था आपने, सिन गैस। मेथड अभी भी यही रहेगा, पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फॉसिल फ्यूल का यूज करके ये बनाया जा रहा है, ये हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। उसकी जगह पे फीड स्टॉक क्या यूज करेंगे, प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा को। ठीक है, उसके बाद ग्रीन मिथेनॉल जो होगा ये बाय मतलब आप फीड स्टॉक की तरह इसको यूज कर रहे हो टू कन्वर्ट इनटू सिन गैस। तो पूरा मेथड देखना है हमें, पर उससे भी पहले इंडिया का पहला ग्रीन मिथेनॉल है जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात में लोकेटेड रहेगा। पर डे की कैपेसिटी 5 टन की है और इसे थर्मिक्स एनर्जी पुणे बनाएगी। और टेक्नोलॉजी जो मैंने बोली गैसिफिकेशन वाली, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो अंकुर साइंटिफिक गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ओनरशिप किसकी रहेगी, तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की ही। सिग्निफिकेंस आई थिंक आपको क्लियर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी चली थी 2023 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशन बनना है। अब ये नेट जीरो एमिशन किसका आ गया, ये जो इंटरनेशनल शिपिंग या मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उनका टारगेट है ये। इसको कंफ्यूज ना करिएगा, भी हरियाणा के पेपर में एनडीसीज के ऊपर सवाल आ गया था, जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आप क्या एफर्ट डेवलप कर रहे हो। तो वैसे ये मैरीटाइम का है, मैरीटाइम हमारा नहीं है ये कि 2070 था, वो 2070 इंडिया का है। ठीक है, नेट जीरो एमिशन। अब एनवायरमेंटल बेनिफिट ग्रीन मिथेनॉल के क्या रहेंगे, अगर कन्वेंशनल बंकर ऑयल के साथ इसे कंपेयर करा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 95% तक रिड्यूस, नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन 80% तक रिड्यूस, और जो सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलेट मैटर वगैरह है इनको एलिमिनेट करने की ट्राई करी जाएगी। तो मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है, इसी वजह से बोला ग्रीन मिथेनॉल काफी सस्टेनेबल मेथड है। अब आते हैं इसकी प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिन गैस इसमें एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बन के आएगा। सिन गैस शॉर्ट होता है फॉर सिंथेटिक गैस या सिंथेसिस गैस जिसको बोलते हैं। सिंथेसिस गैस में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक हाइड्रोजन
दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इसके ट्रेसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कभी भी ये मेन इंग्रेडिएंट नहीं आएगा आपसे स्टेट वगैरह के पेपर में, अगर पूछे भी सिन गैस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिखा होगा तो उसमें ट्रेसेस भी लिखा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा है तो ट्रेसेस क्वांटिटी में है, आपको पता लग गया, तो ऑप्शन उस हिसाब से आपने देख लेनी है कि क्या पूछा गया है आपसे। एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा किसी भी फ्यूल को बनाने के लिए, तो वो सिंथेटिक गैस ही रहेगा। इसको कंपेयर करना जैसे आपने फर्टिलाइजर वाला आर्टिकल किया था, आप अमोनिया तक पहुंचे थे, फिर अमोनिया के बाद बोला था ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करेगा जो भी टाइप का फर्टिलाइजर आपको बनाना है। तो यहाँ पे सिन गैस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, की इंटरमीडिएट। गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या करती है, अब जैसे बोला था एक तरफ से कोल डालोगे, दूसरी तरफ से नहीं, आलू नहीं निकलेगा, सिन गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, सिन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे फीड स्टॉक क्या रहेगा, फीड स्टॉक यहाँ पे प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा। लग गया ना पता अब कहाँ पे रिप्लेसमेंट करी गई है। पहले आप फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे थे, अब आप एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी का यूज कर रहे हो जो कि आपके लिए एज अ फीड स्टॉक ऐड करे। जो कोल गैसिफिकेशन जब बोलते हैं ना, कोल गैसिफिकेशन, यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन लगी होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसमें लगा होता है, इधर से आप कोल डालते हो, कोल को बर्न करना शुरू करते हो, आपके पास आउटपुट की फॉर्म में निकल के आता है सिन गैस, जिसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहता है प्लस ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी छोटी बाई प्रोडक्ट्स भी आई थी, मिथेनॉल निकलता है, एसिटिक एसिड निकलता है, देखो वहां पे भी मिथेनॉल निकला था, पर वो कैसे बना था, कोल के थ्रू। और कोल कैसा है नेचर में, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है तो मतलब बहुत सारे एमिशन इसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मिथेन निकल रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। हमने क्या करना है इस प्रोसेस में, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, अंकुर का नाम देखा आपने, वो गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। वो इस कोल की जगह पे ले आएंगे किसको, प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा को, मतलब वो जो इन्वेजिव एलियन स्पीशी थी। अब ये तो नेचुरली ग्रो कर रहा है ना, अब नेचुरली ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे सेम वही गैसीफायर लगा हुआ है, पर आउटपुट भी क्या निकल के आएगी, सिन गैस, वो सारा ही सेम है, पर आपने फीड स्टॉक को चेंज कर दिया है। और जो फीड स्टॉक है उसको अब आप फॉसिल फ्यूल नहीं बोल सकते, तो आपने तो पहले ही वो ग्रीन सोर्स से बनाना शुरू कर दिया, तो ये वाला आपका फॉसिल फ्यूल का सोर्स तो नहीं बचा, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स आ गया। अब यहाँ पे होता था हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस क्रिएट करवाई जाती है। क्यों, अगर एक ही बारी में जलाएंगे ये तो राख बन जाएगी, हमको राख थोड़ी चाहिए थी, हमें तो लिक्विड चाहिए था, तो लिक्विड बनाने के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस करवाई जाती है, प्लस वही टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे तार लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देगी। तार देखा है, कोल तार जो बना होता है, तो एकदम से थोड़ी जलाया होता है, थोड़ी थोड़ी आग लगाई होती है ना, कि थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म होता रहे, रेजिनस सब्सटेंस, वैसे इसमें भी करा जाएगा। तो ये जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है इसमें क्या करेंगे, ये जो बायोमास है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिन गैस के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ये कंबशन और पायरोलिसिस के बीच में लाया करेगी। कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना, पायरोलिसिस मतलब जला रहे हो आप किसी पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर, तो उनके बीच में ये लाया करेगा। अब ये जो बायोमास है ना, इसे लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। अब एक पेपर है, पेपर मान लो गिला हो गया पानी से, अब उसको आप जलाने की ट्राई करोगे वो नहीं जलेगा, पर वहीं पे अगर सूखा था वो एकदम से जल जाएगा। सेम बायोमास के केस में होगा, है तो प्लांट ही ना, ये है तो श्रब या ट्री ही एक तरह का, अगर इसको सारा एकदम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे ये खत्म हो जाएगा। दिल्ली में आपने देखा बिल्डिंग जल गई, एक छोटे से स्पार्क से पूरी बिल्डिंग जल जाती है, सूखा था नेचर उसका। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उसको या तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो या बहुत कम रखोगे, क्यों, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में निकलना शुरू करे। लास्ट में जो बाई प्रोडक्ट है वो सिन गैस के साथ फिर बाद में जाके ये प्रोडक्ट जो होगी वो आपके पास निकल के आएगी। अब ये थर्मिक्स क्या करेगा, देखा ना, बिल्ड कौन करेगा, थर्मिक्स एनर्जी लिखा था वहां पे, मेंशन करा था, ये सिन गैस को मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। कोल गैसिफिकेशन में आप देखते थे सिन गैस तो निकलता था, प्लस आपके पास मिथेनॉल के ट्रेसेस भी निकल के आते थे। यहाँ पे हमें करना क्या है, अब सिन गैस तो निकल ही गई है, प्लस ABCD जो भी बाय प्रोडक्ट निकले हैं, अब इस सिन गैस को किसमें कन्वर्ट करना है, मिथेनॉल के अंदर, CH3OH, मिथेनॉल। लग गया थोड़ा सा प्रोसेस पता, ये थर्मिक्स जो बिल्ड कंपनी है वो इस प्रोसेस को करेंगे। फिर आता है सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, स्मॉल इनिशियल फ्यूल इनपुट चाहिए होगी, 10 से 15 लीटर का ऑयल 30 मिनट के लिए स्टार्टअप्स में, फिर इग्निशन के बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, मतलब अपने आप हीट जनरेट किया करेगा। ये फ्यूचरिस्टिक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। पहला जो मेन काम रहेगा वो सिन को ही ग्रीन मिथेनॉल में कन्वर्ट करने का है। फिर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हमको जरूरत है, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है फॉर मोटर, पंप, कंट्रोल सिस्टम, मैरीटाइम के हिसाब से ये बोल रहा है, जो भी शिपिंग में आपको रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके लिए हमें फ्यूल कैसा चाहिए, ग्रीन फ्यूल, जो कि बहुत ज्यादा एमिशन कन्वेंशनल वाले क्रिएट कर रहे हैं, अब हमें ग्रीन फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा ही क्यों, तो बोला एक तो हार्डवुड होती है, डेंस होती है काफी ज्यादा, एनर्जी वैल्यू भी इसकी ठीक ठाक होती है, मतलब कंबशन के हिसाब से अगर देखें
एसिड कंटेंट इसमें बहुत कम होता है। अगर एसिड कंटेंट कम है तो एमिशन वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको कम ही दिखाई देंगी। इसमें बैगेस भी होता है। बैगेस का मतलब फाइब्रस पल्पी रेजिड्यू जो बच जाता है बाद में जब आपने जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। गन्ने का जूस जब निकलवाते हो तो पल्पी मटेरियल रह जाता है ना, सेम इसमें भी बचता है। कॉटन स्टॉक और बाकी के एग्रीकल्चर रेजिड्यू ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट है ना तो सारी चीजें वैसे रेजिड्यू इसमें भी निकल के आएगा। इसकी जगह पे नहीं, इसी के साथ यूज करा जा सकता है ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ग्रीन फ्यूल है ना तो उसी के साथ ऑल्टरनेटिव यूज करे जा सकते हैं। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी पोटेंशियल, तो बोला इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है उसको भी ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऑयल तो खरीदना ही पड़ेगा, पर अगर खुद के प्लांट्स हैं ऐसे बनाना शुरू करते हैं तो उससे रिडक्शन तो आएगी। बाकी मेजर चैलेंज क्या रहेगा? अब देखो, सिन गैस को आप कन्वर्ट करोगे जाके इनटू मिथेनॉल, ग्रीन मिथेनॉल। इनिशियली तो ये कैपेसिटी कम रहेगी, पर बाद में ये 5 टन की पर डे की बनानी है। तो उसके लिए पहले जो कन्वेंशनल मिथेनॉल था वो तो चीपर पड़ रहा था, मतलब लगभग 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। पर जब आप ग्रीन मिथेनॉल की तरफ जाओगे, अब ये डॉलर्स में लिखा है 700 to 800 पर टन, इतने डॉलर्स में ये पड़ेगा। तो डॉलर्स में कॉस्ट चलेगी जो कि काफी ज्यादा हाई है। और इवन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मिथेनॉल भी होता है, इसकी कॉस्ट तो और भी ज्यादा है, $2000 पर टन तक ये चली जाती है। मतलब जैसे जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज की तरफ को आते हो, कॉस्ट इफेक्टिव वो नहीं रहते, महंगे हो जाते हैं। महंगे क्यों हुए? क्योंकि जब आपने उसको प्रोड्यूस करा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बीच में लगी, इतने सारे कोलैबोरेटर आपको लाने पड़े कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाए, तो कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। इसके बाद पॉलिसी रश देखोगे तो यूरोपियन यूनियन ने रेगुलेशन लाया था कि इंडिया बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस करता है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ ड्यूटीज आपके ऊपर इंपोज करी जाएंगी। वैसे इंडिया ने 2023 में सब्सिडी प्रोवाइड करी थी उन शिप्स को जो मिथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन इनको यूज करेंगे और एमिशन में कम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर स्केल यही है कि कांडला प्लांट में हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और अभी के लिए जो कमर्शियल कैपेबिलिटी हमको चाहिए होगी वो 100 से 500 टन पर डे की स्केल से चाहिए होगी, अगर इसको मैरीटाइम मीट्स को डिमांड करना है, डिमांड को मीट करना है। तो अभी तो 5 टन की बोली ना कैपेसिटी पर डे की, ये अभी चलेगी पर डे की कैपेसिटी, पर फ्यूचर में जब ये एक्चुअल में एक्टिव हो जाएगा और जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमारी सक्सेसफुल रहेगी तो डन। ये ग्रीन मिथेनॉल वाला इंपॉर्टेंट है।